अभी आप बिहार में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है क्या ऐसे कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल चेंज आया और एक अलग नज़रिया हो गया है। जो लोग इवन जानते हैं, है ना? जो लोग अगर नहीं जानते हैं, मुझे जनाना हुआ, तो मैं सिंपली आपका या किसी का वीडियो दिखा दूँगा, जो देखो तो वो उनको लगता है अरे भाई कोई मेरे को किया यार, बता मिलता। इसी वजह से चर्चे में आ रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर के हेल्प से। एक वाक़या हुआ था मेरे साथ कॉलेज के सेकंड ईयर में, मैं उस टाइम में था। मेरे कॉलेज में एक वर्कशॉप करवाने आए थे, कोई प्राइवेट लिमिटेड ही थी, बाहर की कोई स्टार्टअप थी। तो वो हमारे कॉलेज में एक रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने आई थी। तो मैं अपना कॉलेज से मतलब क्लासरूम से बाहर से जा रहा था, मुझे देखा काफी अच्छा लगा। उस टाइम में मेरे प्रोजेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड थे, तो मैं सिंपली एंटर कर गया उस रूम में और मेरे बैचमेट सब थे उसमें, तो मैं भी बैठ के देखने लगा। तो उसी दौरान मुझे एक गलती दिखी उस डिवाइस में। मैंने उनको बोला ये डिवाइस तो रात में काम ही नहीं करेगा या सनलाइट में काम ही नहीं करेगा। तो फिर उनको काफी अच्छा ये बात लगा और उसके बाद वो हमसे पूछे तुमको कैसे पता ये कौन सा ब्रांच हो? तो मैंने ब्रांच तो बताया सिविल। तब बोले जो ये फिर तुम कैसे जान रहे हो? तो उनको काफी अच्छा लगा। उसी टाइम वो हमारे प्रोफेसर थे आशुतोष सर, उनसे पूछा कि ये लड़का को हमको दे दीजिए। तो सबसे पहले रोशन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए अपना फ्लाइट छोड़ दिया कि पॉडकास्ट करता है। और कैसे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल मैं अच्छा हूँ। मैं थैंक करना चाहूँगा पूरे आपके टीम को, कामअप टीम को, जो आपने काफ़ी एक सप्ताह पहले ही हम मुझे बोल रखा था। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था जो आपके साथ मिले और एक पॉडकास्ट करे। कहीं ना कहीं हमारे आपके थ्रू ना हमारा स्टार्टअप और एक नई ऊंचाई को छुएगा और इसका मुझे पूरा विश्वास है। लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था ऑडियंस का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ जुड़े पॉडकास्ट में। रोशन भाई शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। डिवॉल एड्स का आइडिया आपको कैसे आया और इसी फील्ड में क्यों आया, थोड़ा सा बताइए ना। एक्चुअल में एक समय की बात था जब मैं मोतिहारी एक जगह है जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, तो ऐसे ही जा रहा था रास्ते से, तो वहाँ मैंने इसी तरह का फ्लेक्स बैनर बड़ा सा, वो अलग ही अट्रैक्टिव बैनर था। तो मैं बस रेंडमली उसको देखने लगा, है ना, वो ऐड देखने लगा। उस दिन मुझे दिमाग में आइडिया आया ये यहाँ क्यों लगा है, मतलब कहीं और भी हो सकता है, और मेरा इसी पे क्यों नजर गया और इसका ऐसा ही था जो मेरा नजर यहाँ रुक क्यों गया। बट उन चीजों को थोड़ा और डेप्थ में जब हम गए तो मुझे ना ये ही नहीं पता चला वो कौन लगाया, कौन लगा के चला गया, किसके लिए है, बस उसमें पता चला हाँ फलाने कोई का ये है। तो उसी चीज को मैंने ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने डिवॉल एड को लॉन्च किया और मैं इसके पीछे मेरा जो विजन है, जो हम ये पूरा सेक्टर जो है ना आउटडोर एडवर्टीजमेंट का, उसको हम पूरा ऑर्गेनाइज करें, आसान हो, बिजनेस के लिए आसान हो, जो वॉल ऑनर है उनके लिए आसान हो। और सीन ऐसा है, रात में आता है जो लगाने वाला लगा के चुपचाप चला जाता है, सुबह उठता है वॉल ऑनर देखता जा ये लग गया, बदले में उसको कुछ मिला भी नहीं। सही बात। तो उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक चीज और है कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है और आप ऑफलाइन मार्केट को चुने हैं। बिल्कुल। तो इससे आपको क्या लगता है? होता क्या है ना, डिजिटलाइज वाले में क्या है, एक स्किप बटन आ गया है। स्किप बटन बहुत बड़ा मार्केट को हार्म करता है और वो जो ऐड जब चलता है वहां लिख भी जाता है जो ऐड है, तो आदमी को लगता है क्या ये तो पैसा खर्च करके ही काम किया, अब जितना पैसा खर्च कीजिए उतना दिखेगा। तो इसके लिए वो स्किप बटन यूज करता है, उसको एकदम स्लाइड कर देता है, स्किप कर देता है। इस केस में तो कर नहीं सकता है ना। और हम लोग इस केस में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो उस एरिया में इस चीज का या उस एरिया में ये प्रोडक्ट अच्छा चलता है। एक नॉर्मल डॉक्टर साबुन की बात करें जो हमारे दरभंगा में चलता है, रिंग साबुन है वो कहीं और चलता है, सूधा प्रोडक्ट यहाँ चलता है, तो इसी एरिया में हम एडवर्टीजमेंट करवाएंगे आउटडोर में, लोग को तो देखना ही पड़ेगा, तो स्किप कर नहीं सकता। बार बार क्लिक होगा तो फिर सर्च करेगा। सही बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और थोड़ा सा ये आप बता सकते हैं कि एक फाउंडर जो होता है, जैसे आप भी अभी काफी इनिशियल डेज में है, तो जनरली जब इनिशियल डेज में होता है कोई भी कंपनी, क्या क्या चैलेंजेस आता है, टीम वगैरह कैसे मैनेज करना होता है, बिल्कुल, और शुरुआत से ही सब कुछ को कैसे मैनेज करना होता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं ना। क्योंकि आप खुद एक 20-22 साल के हैं, जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट किए और इस एज में स्टार्टअप किए हैं, जो कि सोचने वालों के लिए बहुत टफ होता है और जनरली अब फाइनल ईयर से ये सब करना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल। तो ये सब को थोड़ा सा मैनेजमेंट का बताइए मुझे। हाँ, अपने कॉलेज के मतलब लास्ट ईयर में, ना केवल लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर से ही मेरा रुझान रहा है नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना, सीखना। उसी दौरान कॉलेज में जब ई-सेल एस्टेब्लिश हुआ तो मुझे और इंटरेस्ट लगा, उसका मैं पार्ट बना एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और काफ़ी चीज़ें
उसके अंदर करने लगा, तो मुझे उधर से एक्सपीरियंस आने लगा और स्कोप दिखने लगा, फंडिंग कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो चीज़ें पता चला। इसके अलावा टीम के साथ किससे क्या काम करवाना, एक स्टार्टिंग में स्टार्टअप के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि एमवीपी जनरेट करना, एक प्रोटोटाइप डेवलप करना, ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने उसके थ्रू स्टार्ट किया, जो मतलब ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट है। अगर आप सर्विस बेस्ड किसी स्टार्टअप की बात करते हैं तो बेसिक लेवल पे एक वेबसाइट या ऐप बना लो। प्रोडक्ट बेस्ड किसी चीज़ की बात करते हैं तो एक प्रोटोटाइप बना लो खुद से। तो इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आया। अपने कंपनी से रिलेटेड मैंने जो शुरुआत किया तो टीम कुछ इस तरह से हुआ, जो मेरे साथ उस टाइम में मेरे बैचमेट और जूनियर किसी इवेंट में मेरे साथ होते थे, तो उनको मैंने पकड़ा, उनसे डिस्कस किया ये सारी चीज़ें और इसी दौरान फिर अपना काम हम लोग स्टार्ट किए। अभी आप बिहार में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है क्या ऐसे कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल चेंज आया और एक अलग नज़रिया हो गया है। जो लोग इवन जानते हैं, है ना? जो लोग अगर नहीं जानते हैं, मुझे जनाना हुआ, तो मैं सिंपली आपका या किसी का वीडियो दिखा दूँगा, जो देखो तो वो उनको लगता है अरे भाई कोई मेरे को किया यार, वैसा मिलता। इसी वजह से चर्चे में आ रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर के हेल्प से। ऑलमोस्ट अभी मेरे दोस्त हैं, मैं इसमें अभी कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर रहा हूँ मार्केटिंग में। इनिशियल फेज पे है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जो मतलब अचानक बहुत सारे ट्रैफिक आ गए हैं। आप लोग जो वीडियो डाले थे, मेरा आपने सुना होगा वेबसाइट क्रैश कर गया था, ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अभी मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर रहे। अभी टेक्निकली हमारा जो आर्किटेक्चर है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। रोहन भाई, एक फाउंडर जो अभी आइडिएशन फेज में है, तो वो कहाँ से फंडिंग ले सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे आप कोई भी स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हो तो फाइनेंशियल जो है ना, मैनेजमेंट और उसके बाद कैसे आपको फंड मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होता है। तो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो देयर आर लॉट्स ऑफ आईआईटी, दे विल प्रोवाइड यू फंडिंग, ग्रांट एंड मेनी मोर। एक्चुअल में उनके इंक्यूबेशन सेल होते हैं जो उनके कॉलेज के बच्चों को फंडिंग करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे आईआईटी के इंक्यूबेशन सेल है जो वहाँ के अलग बच्चों को, बाहर के भी बच्चों को फंडिंग करते हैं। जैसे मेरे केस में आईआईटी रुड़की का आई हैव दिव्य संपर्क, उसके अलावा और भी आईआईटी से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो ये सबसे हमें फंडिंग मिला। तो स्कीम्स होता है, जैसे सबसे पहले मैंने अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एक यूजी चाणक्य यूजी फेलो स्कीम था, उसके तहत मैंने अप्लाई किया था। तो मतलब कोई भी आईआईटी का जो इंक्यूबेशन सेल है, ये प्रोग्राम अगर वो दे रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए आपको कुछ फंडिंग मिल जाएगा, उससे आप काम स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद और भी सारे स्कीम्स है, जैसे कि ईआईआर प्रोग्राम है, पंख है, उड़ान है, ये सब आईआईटी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के जो भी है युवा हैं, 18+ उनका एज है, तो वो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत फंडिंग ले सकते हैं। और भी कई सारे स्कीम्स हैं, जैसे किन्हीं को प्रोडक्ट बनाना है तो वो मशीन लोन ले सकते हैं, उद्यमी योजना है, उससे फंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर बहुत सारे ऐसे हैं, बिहार में भी हैं, जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनसे आप कुछ बेसिक लेवल। अपनी नजरी में अभी प्राइवेट इन्वेस्टर में कुछ बड़ा नाम अपने बिहार में, इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को सजेस्ट करना चाहे ताकि इनिशियल टाइम पे उनका हेल्प हो सके फंडिंग से रिलेटेड? इनिशियली अभी ऐसा कोई नहीं है, बट कुछ स्टार्टअप लाइक रोडवेज है ना, अगर ये एक ऐसा स्टार्टअप है, जैसे कि आपने भी बताया था, काफी सपोर्ट करते हैं न्यू स्टार्टअप, न्यू आइडिया जो बढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो सपोर्ट करते हैं। मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सपोर्ट स्टार्टअप में काम आते हैं। और भी कई सारे बिहार में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, इवन दिवॉल एंड मेरा भी मतलब अभी चल रहा है। तो ऐसा कोई आइडिया मेरे सामने आता है जिसमें मुझे लगता है इनको सपोर्ट चाहिए, मेरी टीम का सपोर्ट चाहिए, कोई फाइनेंशियल नहीं। अगर फाइनेंशियल भी अगर हम कर पाते हैं तो उनको हेल्प करेंगे, मेरी टीम का अगर जरूरत है तो उनको हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो बिहार में जो ठीक ठाक स्टार्टअप बढ़ रहा है, उनसे आपको पहले रीच करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। सही है, सही है। और एक, जैसे अब बिहार गवर्नमेंट से आपने ही फंडिंग लिया था, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? हाँ, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बहुत अच्छा था, और इसमें सबसे बेस्ट बात ये है, आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, जो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, सीड फंड ग्रांट हो जाएगा, तब जाके आप इसमें प्राइवेट लिमिटेड करवाइए। ये बेस्ट बात होता है। नहीं तो होता क्या है, लोग पहले फंस जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करवा लिए, पार्टनरशिप करवा लिए, उसके बाद फंडिंग नहीं मिला तो दिक्कत हो जाए। तो इसका जो प्रोसीजर है काफी आसान ही है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर है। अप्लाई करने के बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें जानकारी दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो लोग एक टेस्ट ले रहे होते हैं। सो टेस्ट में क्या सब क्वेश्चन पूछेगा, तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये सिलेबस पता चल जाता है। आपका दैट टेस्ट देने के बाद आपको वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं और पिच राउंड के लिए बुलाते हैं। पिच के बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है।
ये है प्रश्न। और ड्यूअल ऐड का अगर हम लोग देखते हैं तो किसी अदर प्लेटफॉर्म से, या फिर जो अभी के टाइम पे अपने ही दरभंगा में देख लीजिए, पीआर में देख लीजिए, तो यहाँ कई सारी एजेंसीज होती है जो मास लेवल पे आपके फील्ड का काम करती है। तो ये सबसे आप कैसे कम्पीट कर रहे हैं? एक्चुअल में मेरा जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी मैंने रजिस्टर किया है, मेरी कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, नो डाउट, बट हम एक ऐसा चीज लाए हैं जो ऐसा नहीं है अभी, है ना। हम इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। डिवॉल ऐड जो ऐप है वो क्या कर रहा है, बिजनेस को वॉल ओनर से कनेक्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है अभी। हाँ, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सोर्स मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, इस पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। बट ऐसा कोई अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वॉल ओनर का डिटेल मिल जाएगा, इवन ऐसे व्हीकल मालिक का डिटेल मिल जाएगा जिसके पास 1 2 3 गाड़ी है जिसपे एड बैनर लगा सकते हैं। तो इस सेक्टर को तो ऑर्गेनाइज हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा इसको एज ए प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, है ना। इस पे न केवल एडवर्टाइजिंग एजेंसी रजिस्टर कर पाएंगे, वॉल ओनर, इसके अलावा जो पेंटर या मॉन्क आर्ट बनाता है एडवर्टाइजिंग, वो भी रजिस्टर कर पाएंगे। तो हम सबको आपस में कनेक्ट करने का कोशिश कर, जबरदस्त कनेक्शन बिल्ड करना। एक चीज़ और है कि एक सर्विस बेस्ड आपने ऐप बनाया था, तो उस ऐप को 100 डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा था? एक्चुअल में जो इनिशियल लेवल होता है, तो आपका सपोज कीजिए आपने अपने स्टेटस में कुछ चिपकाया, आपके स्टेटस जो लोग देख रहे हैं उसको लगा कुछ नया, अरे ये लड़का भी कर लिया, वो जानने के लिए करना चाहता है। हाँ। तो मेरा जो 100 कंप्लीट था वो बहुत इजी हो गया था। अच्छा, मैंने अगर पहला दिन अपना स्टेटस में लगाया, ये मेरा ऐप है, डाउनलोड कर लो, एक रिव्यू दो, देख लो तुम लोग। तो बस ये जानने के लिए लोग, जो ये लड़का हमारे साथ है और ये ऐसा कर सकता है, सही बात। बस ये जानने के लिए वो 100 मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे टाइम लगा। सही बात है। एक चीज़ और है, बिना फंडिंग के क्या क्या चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है? अगर आपके पास पैसा नहीं है और स्टार्टअप के बारे में आप सोच रखें, आइडिया है, क्या क्या चैलेंज आ सकता है? जैसे अगर फंडिंग आपकी नहीं है तो सबसे पहले जो, अगर आप सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म या सर्विस बेस्ड कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें जो ऐप, वेबसाइट या डोमेन, ये सब प्रॉब्लम होता है। बट इसका अल्टरनेटिव भी है, बिना खर्च किए भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में कुछ इनिशियल कॉस्टिंग आपका लगेगा, वहाँ खर्च होने वाला है। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आपके जो टीम मेंबर है उनसे आप हेल्प लेके इनिशियल लेवल पे सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके आप एक प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे बढ़ा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसी से मुझे माइंड में आ रहा है कि को फाउंडर कब लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए, किस टाइम के बाद लगना चाहिए कि हाँ मुझे अब को फाउंडर की नीड है, या फिर डे वन से नीड होती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, बात मतलब आज लोग लिखते हैं अपने नाम के पीछे CEO ऑफ फलाना, डायरेक्टर ऑफ, ये फाउंडर ऑफ, को फाउंडर ऑफ, ये सब एक्चुअल में जो भी टर्म है, डायरेक्टर अगर छोड़ दे, डायरेक्टर तो प्राइवेट लिमिटेड में वो तो MCA के पोर्टल से आपको ठीक है दे दिया, एक डब्बा नहीं, एक दे दिया टैग। बट इसके अलावा फाउंडर, को फाउंडर, ये सब काम के आधार पे डिपेंड है। फाउंडर, हाँ, जो इस्टेब्लिश किया, कोई नया चीज लाया, फाउंडर बन गया। को फाउंडर उसको सपोर्ट करने वाला, है ना, इस तरह। तो ये कभी भी काम के आधार पे डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं लिंक्डइन पे हमने अपडेट कर लिया, टैगलाइन में लिख दिया, हेडलाइन में लिख दिया। तो ये चीजें इससे बहुत हटके है। आप CEO लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं CEO? आपके ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो कैसे अपने से चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप अपने आपको बना रहे हैं? बहुत बड़ा गैप है, लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। तो उन सब से कोई मतलब नहीं है। आपने जो अपना स्टार्टअप आइडिया लाया, आपका जो प्लान है 1 साल 2 साल का, जो भी प्लान है, आप उसको एग्जीक्यूट करने में लगिए। आप अकेला है या आपका टीम है, नो इशू, टीम भी बनेगा। आप जब उस फील्ड में उतरोगे, टीम भी बनेगा, जरूरत पड़ेगा। और अगर आप फाउंडर हैं तो बेसिक आपको बहुत चीजें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो किसी स्टार्टअप के साथ आप सीखिए। सही बात, सही बात। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको लगा हो कि इसे करके कोई फायदा नहीं है, छोड़ देना चाहिए, कभी ऐसा आपको फील हुआ है? मेरे अभी लास्ट में कॉलेज में फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हुआ था। तो ये एक सपना होता है जिन्हें स्टूडेंट का, और खास करके फाइनल ईयर में आने लग, स्टार्टिंग से उतना नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बट फाइनल ईयर में एक सबका ये सपना होता है जो मेरी प्लेसमेंट किसी कंपनी में लगे, और खास करके कोर कंपनी हो तो ये बेस्ट बात होता है। तो मुझे उस टाइम में ऐसा कभी कभार लगता था, जो अपना स्टार्टअप में कितना टाइम लगेगा, पैसा कब से आना लगेगा, मुझे बहुत सारे डाउट होते थे दिमाग में। और वहीं दूसरी ओर मैंने अपने कॉलेज के 7th सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट ले लिया था, वो भी सिविल, अपने कोर कंपनी में। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो अपने कोर कंपनी में एज ए प्लानिंग इंजीनियर मेरा उसमें वो था। तो मुझे उस टाइम में थोड़ा रियलाइज हुआ। बट
वो जो इन्फ्लुएंसर ये सब चीज़ों पे कुछ दिन पहले मैंने मेहनत किया था, उसका जो रिजल्ट आना शुरू हुआ, मैंने जब 500 डाउनलोड कंप्लीट किया, ये सारी चीज़ें जब हुई हैं, मेरे कनेक्शन जो बिल्ड हुए हैं, मेरे साथ जो इंटर्न थे फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम कर रहे हैं, तो उन लोग का एक तरह से न सपोर्ट मुझे धक्का दे रहा था, जो अगर हम उसमें जा रहे हैं तो फिर ये दिक्कत होगा, इन लोग के उम्मीद के पीछे हम नहीं उतर पाएंगे। तो ये चीज़ फिर हमको इधर लाया। मतलब मैंने जो शुरुआत में वक्त को लगा कि हाँ जॉब की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ फैमिली भी तो एक होता है ना, वो लोग भी चाह रहे थे तुम करो, सेटल हो, 22 साल की साल उम्र है, इस पूरा लगा। इनिशियल डेज में अप्स एंड डाउन बहुत आता है, खास करके इंडिविजुअल जब फाउंडर होता है तो उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता है जो आपकी दुख सुख को बांटे है। तो आप कैसे मोटिवेट रहा करते थे उस टाइम पे कि हाँ अपने को चलाना है चलाना है चलाना है, ऐसा कैसे हुआ करता था आपके साथ? इस क्वेश्चन का जवाब एक एज फैक्टर से हम जोड़ते हैं। एज फैक्टर बहुत बड़ी बात है। आदमी छोटा से बड़ा जब होता है ना, स्माइली से वो सैडनेस की तरफ जाता है, फिर रोने पर भी जाता है। सही बात। तो हम लोग का जो अभी एज है ना, कितना ही सैड होंगे यार, सही कितना ही सैड होंगे, है ना। ठीक है, लव मोहब्बत में पड़ गया तो ठीक है, रो किसी को चुप होना ही है। तो लेकिन एक एज क्रॉस करने के बाद बहुत बड़ा टेंशन बन जाता है सामने ये सब चीज जब आती है। तो अभी जो हमारा एज है, ऐसा कभी ये नहीं रियलाइज हुआ भी, तो मैं उस चीज से बाहर आया हूँ, तो कभी मुझे दिक्कत नहीं हुआ, मैं अपना काम करते रहा। कुछ लोग थे जिनके साथ डिस्क्लोज किया, अपनी चीजें शेयर की, तो उधर से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उनका सजेशन मिला, मेंटरशिप मिला, तो फिर मैं उस चीजों को कंटिन्यू किया। एक चीज़ और है, कई दफ़ा लोगों को क्या होता है ना कि फंडिंग मिल जाते हैं तो वो कंपनी के एक्सपेंस को छोड़ के पर्सनल उस पैसे को कई दफ़ा यूज़ करते हैं। कई लोगों को हम लोगों ने भी देखा है। तो फंडिंग लेने के बाद कैसे उस पैसे को यूज़ करना चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, कहीं भी आप फंडिंग लेने जा रहे हैं, जो भी आपको फंड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली दे विल आस्क यू अ प्लान। ठीक है, तो आपके पास प्लान है तब तो आप फंडिंग ले रहे हैं। अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में आप अपना पैसा खर्च करिएगा, ऑफ करिएगा। नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आप अपना कंपनी का लॉस लगा रहे हैं, है ना। जो भी आप पे इन्वेस्टर या जो भी ग्रांट हुए हैं, वो पैसा तो खर्च हो रहा है, तो हाँ एक बहुत बड़ा फिर दिक्कत होगा बाद में। कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो आपका प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप इसका मतलब नहीं चल पा रहे, तो वो आपका पर्सनल लॉस हो सकता है, कंपनी का लॉस हो सकता है। डिवॉलेट शुरू करने से पहले किसी स्टार्टअप या कंपनी में आप काम किए थे, या फिर कोई ग्रोइंग फाउंडर के साथ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कंपनी वगैरह रन कैसे करती है? एक वाकया हुआ था मेरे साथ, कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैं उस टाइम में था। मेरे कॉलेज में एक वर्कशॉप करवाने आए थे, कोई प्राइवेट लिमिटेड ही थी, बाहर की कोई स्टार्टअप थी, सावित्री सपोर्ट करके ऐसा नाम था, प्राइवेट लिमिटेड। तो वो हमारे कॉलेज में एक रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने आई थी। तो मैं अपना कॉलेज से मतलब क्लासरूम से बाहर से जा रहा था, मुझे देखा काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम में मेरे प्रोजेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड थे, तो मैं सिंपली एंटर कर गया उस रूम में, और मेरे बैचमेट सब थे उसमें, तो मैं भी बैठ के देखने लगा। तो उसी दौरान मुझे एक गलती दिखी उस डिवाइस में। मैंने उनको बोला ये डिवाइस तो रात में काम ही नहीं करेगा या सनलाइट में काम ही नहीं करेगा। तो फिर उनको काफ़ी अच्छा ये बात लगा, और उसके बाद वो हमसे पूछे तुमको कैसे पता ये कौन सा ब्रांच हो? तो मैंने ब्रांच तो बताया सिविल। तब बोले जो ये फिर तुम कैसे जान रहे हो? तो मैंने उनको तुरंत ही जवाब दिया, अभी मेरे पास 40,000 का सामान है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। को अजीब लगा, बोला लेके आओ, हॉस्टल में ही था, हम दौड़ के लेके आए। तब उनको अंदाजा लगा ये लड़का किस लेवल का काम किया होगा। उसमें अडाफ्रूट एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, इंडिया में मिलता भी नहीं है, माइक्रोवेव ये सब पे हमने काम किया था, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो ये सब पे मैंने काम किया था। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। उसी टाइम वो हमारे प्रोफेसर थे आशुतोष सर, जो हमारे कॉलेज के ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल भी हैं, उनसे पूछा कि ये लड़का को हमको दे दीजिए, काफ़ी जानता है। तो हमारे टीपीओ सर आशुतोष सर बोले क्या, प्रोफेसर आशुतोष सर, जो हम कैसे इसको दे सकते हैं, आप बात कीजिए, ले जाइए, कोई इशू नहीं है। तो फिर हम उनके लैब में गए, मतलब ऐसे ही विजिट करने। मैंने देखा काफ़ी कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। करीब मैंने 1.5 साल उनके साथ काम किया, और काफ़ी कुछ मैंने सीखा। जो इनिशियल स्टेज पे क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या क्या चीज़ मैनेज करना होता है, इसके अलावा किस तरह से आपको पैसा भी तो कमाना होता है ना, सही कि सारी चीज़ें रेंट वेंट ये सब चीज़ें, तो उनसे मैंने सीखा। उसमें एक उत्पल सर थे, धनंजय सर थे, तो मतलब इन लोग के साथ मैंने घंटों काम किया, रह के काम किया। तो काफ़ी कुछ मैंने देखा, जो बैकएंड में कितना इन लोग को दिक्कत होता है, फ्रंट पे क्या हो चीज़ें चल रही होती है, इससे क्या इशू आता है। तो 1.5 साल मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम किया था। एक स्टार्टअप से हट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सपोज किसी नॉर्मल इंसान को नए स्टार्टअप में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए।
इसका कुछ ऐसा हम जवाब देना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम अपने से नहीं जोड़ रहे हैं। सपोज कीजिए मेरा एक दोस्त था, उसने हमको बताया, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का है। लड़का एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है, प्यार मोहब्बत सब कुछ पता है। वो लड़की से बात कर रही है और उसको बोलती है क्या, जो देखो ना सपना में तुम आए थे, ठीक है। लड़की को पता चल गया, अच्छा प्यार मोहब्बत में ये भी होता है क्या इनिशियल फेज पे। अब उसको सिलेबस पता चल गया। ये बात की पूरी गारंटी है, अगले नेक्स्ट वीक में वो लड़की बोलेगी अरे आज हमको भी सपना में आया था, है ना, आज आप दिखे मेरे को अचानक रास्ते में। तो सिलेबस जानने के लिए ये बहुत जरूरत है, जो आप किसी स्टार्टअप के साथ काम कीजिए आपको पता चलेगा, सही बात है ना। तो बस मैं उसको कनेक्ट किया, पहले सिलेबस पता होना चाहिए तब आप किसी तरफ बढ़ो, अदरवाइज सब कुछ खो देने वाला। और ये सिलेबस आपको नए स्टार्टअप में ही मिलेगा। हाँ, नया स्टार्टअप जो इनिशियल लेवल पे है उसी में मिलेगा, क्योंकि एस्टेब्लिश में तो बस फॉर्मेलिटीज होगी सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े टीम होगा और सब चीजें सब अपना अपना काम कर होगा, ऐसा तो होगा नहीं स्टार्टअप, इसीलिए आपको इनिशियल लेवल के स्टार्टअप पे। और ये सब करते हुए आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? अभी कॉलेज से पास आउट भी हो गया, हाँ, तभी क्या प्रेशर वगैरह? सबसे मेन बात आ जाती है एक एज के बाद, जो हाँ फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आपके पास पैसा है कि नहीं। सो जो भी हमारे फंडिंग, ये ग्रांट, और अभी जैसे हमारे स्टेपिंग चल रही है प्रोजेक्ट के नाम पे आई हब से, तो ये सब चीज़ लेके मुझे ये सारी इशू नहीं है। फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जहाँ जो चाह रहा हूँ कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। कभी कहीं जाना है, किसी क्लाइंट से मिलना है या बिजनेस रिलेटेड किसी से बात करना है, जाना है, ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो फैमिली को लग रहा है चलो भाई ये इसका मतलब प्रॉफिटेबल है, सब कुछ सही चल रहा है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पेरेंट्स पे इंडिपेंडेंट हो रहे होते तब फिर दिक्कत आता। तो जो भी अगर इस तरह से सोच रहे हैं तो पहले उनको एज ए फ्रीलांसर या कुछ भी करके अपना कुछ सेविंग्स होना चाहिए, या सिर्फ पैसा आने का पहले जुगाड़ करना चाहिए, पार्ट टाइम कहीं इन्वॉल्व होके कोई ऐसा स्किल सीख ले, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कुछ भी सीख ले, सही, ताकि उसको पैसा आना शुरू हो जाए, है ना। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। एक क्वेश्चन है आपसे, पहली बार फ्लाइट में आप कब बैठे थे? ये तो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, ये फनी टाइप का कुछ? ये था जो वर्ष 2019 की बात है। 2019 में आई थिंक उस टाइम में हम पटना में थे। अपनी 12th मैंने गांव से ही कंप्लीट किया, बट एक बार पटना जाना हुआ तो वहाँ देखें 11th 12th जेई मेन जेई एडवांस, उस समय मेरे को नहीं गाँव में पता था। तो जब हम वहाँ गए तो एक भैया मेरे साथ थे, प्रदीप भाई जी, उनसे हम पूछे कि क्या है 11th 12th लिखा हुआ है, जेई मेन एडवांस IIT जेई, कुछ पता ही नहीं था, हम गाँव से पढ़े लड़के थे। तो उन्होंने बताया अरे तुम भी कर सकता है, चीज करना है, तैयारी करना है, IIT में चले जाओगे। वो पहली बार मेरे लिए था IIT नाम सुनना और बोर्ड पे वो सब देखना। तो मुझे लगा, तो फिर मैंने आके गूगल किया, तो मतलब उस टाइम में पैकेज का भाव खाली होता था IIT में, तो मुझे भी लगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, पैकेज मुझे भी लगा जाना चाहिए। कैंपस देखते थे, बहुत सारी चीजें मूवी टीवी में देखने को मिलता था। तो मैंने सोचा पापा को बोलते हैं कुछ दिन पटना में तैयारी करते। तो मैंने पटना ज्वाइन किया, ये एक इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया और 1 साल का टारगेट बैच मैंने किया। तो उसी दौरान जहां हम रूम लेके रहते थे, उस छत के ऊपर से नहीं कुछ तो दिन भर में 40 से 50 फ्लाइट जा रहे होते थे, मतलब जहाज जा रहे होते। तो मतलब हम बस देखते थे जो भाई कब चढ़ेंगे इस पे। उस टाइम में मुझे बहुत ये लगता था काफी कॉस्टली, एक्सपेंसिव होगा ये सारी चीजें। टाइम बीतते गया, बहाना हम भी ढूंढते रहे, पैसा भी अरेंज करते रहे, जो कभी मौका मिलेगा तो इस पे जाया जाएगा। तो WBJE का एक एग्जाम आया, ट्रेन टिकट मिल नहीं रहा था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उसी टाइम में हम सोचे 2-3 महीना टाइम था उस टाइम में मेरे पास, हम सोचे बना लेते हैं टिकट। ठीक है, मैंने चुपचाप थोड़ा रिसर्च किया गूगल पे, यूट्यूब वीडियो और देखा, मैंने टिकट अपना बुक कर लिया IRCTC एयर पे। टिकट बुक किया, दोस्त से कुछ पैसा लिया था, है ना, और कुछ अपना नहीं था, लेकिन मैंने टिकट बुक किया फाइनली। और उसके बाद मैं फैमिली मेंबर किसी को कुछ भी नहीं बताया था। फिर जाके बोर्डिंग पास कटवाने के बाद जब प्लेटफॉर्म यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा था, तो मुझे दिमाग में आ रहा था क्या किया जाए, घर को बताएं कि नहीं बताएं, इसमें तो खत्म हो गए तो कुछ हड्डी भी नहीं मिलने वाला है घर वाले को। तो बड़ा एकदम टेंशन में थे। फिर सोचे नहीं बता देते हैं घर पे, इतना बड़ा ये है। मम्मी को हम फोन किए, मम्मी एना बात है जे फ्लाइट के हम टिकट कटेने छे, जे हम मतलब कलकत्ता जा रहा छे WBJE के। मम्मी को तब तक हम बोले थे जो ट्रेन से जाना है। तो मम्मी बोली अरे खानदान में कोई अभी तक नहीं चढ़ले, तू फ्लाइट के टिकट केना कटवा ली, एको बेर अपना मन मर्जी चलावे छी। तो मम्मी को हम एक ही जब बात बोले, देखो मम्मी ऐसा है, अभी जैसे हम गए
वहाँ पे गए, जहाँ मन होगा फोटो खड़े होके खींच सकते हैं, खिंचवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, कुछ भी वीडियो बना सकते हैं। बट एक एज के बाद ये सारी चीजें नहीं हो पाई। सही बात। तो मम्मी को भी बात अच्छा लगा। मम्मी बोली ठीक है, जिम मन हो तो रखा, और गुच्छा में ही बोली। फाइनली मैं फ्लाइट पे गया, जब लैंड किया कलकत्ता के भूमि पे, दमदम एयरपोर्ट जो है, तब फिर मम्मी को कॉल किया। तो इस तरह का कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन काफी बड़ा था। जब मैं अंदर गया, देखा, उसमें एक अलग ही मेंटेलिटी के लोग रहते हैं और आपको एक अच्छा वाइब आएगा। वहाँ इंपॉर्टेंस पता चलेगा, पैसा क्यों कमाना जरूरी है ना, क्या वैल्यू होता है पैसा का। टाइम बचना एक अलग चीज होता है और एक माहौल मिलना एक अलग चीज होता है। तो वो माहौल आपको मिलता है। सही बात है ना। इसीलिए ये सब चीजें कुछ एडवेंचरस जरूरी है। सही बात। बियॉन्ड द लिमिट। आप अभी काफी लोगों से मिल रहे हैं, काफी स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी के फाउंडर चेयरमैन से मिल रहे हैं। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बिहार में रोजगार का क्या हाल है? वो लोग किसी को जॉब देने से पहले क्या देखते हैं, या फिर अपने बिहार में तो ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल बने हुए हैं। तो ये सब बारे में थोड़ा सा बताइए ना। जैसे अभी हम अपने अगल बगल भी देखते हैं, डिजिटल बिल ये सारी चीजें कट रही है। तो अगर एक बेसिक बात करें तो कम से कम टैली भी लड़का को पता रहेगा, तब तो कहीं बिल काटेगा, कुछ करेगा। सही बात है ना। तो बेसिक लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर आना चाहिए लड़कों को, है ना। कंप्यूटर कोर्स आप DCA, ADCA ये सब एटलीस्ट सीख ले, तो दैट आपको एक छोटी सी स्किल डेवलप हो जाए और आप किसी के यहाँ काम करो, तभी तो वो लोग रखेंगे। आप उनका काम कर पाओगे तब ना। कई सारे एजेंसी है, मतलब बाइक वाइक ये सब, उन लोग को जरूरत है ना। कई सारे रेस्टोरेंट आप खुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें खुल रही हैं, उनको जरूरत है। तो एक बेसिक मैंने एग्जांपल दिया, और भी चीजें हैं मॉल में, बहुत सारी चीजें जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो स्किल पटाना चाहिए। इसके अलावा अब इन्फ्लुएंसर का, कंटेंट क्रिएटर का जमाना है। तो इस फील्ड में जैसे फोटो एडिट करना, वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, मीम्स बनाना, ये सारी चीजें भी आप यूट्यूब के हेल्प से, किसी सोर्स के हेल्प से, अगल बगल कोई कर रहा है उनके हेल्प से आप सीख सकते हैं। सीख के आप नए नए रोजगार को तलाक कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनल क्लाइंट भी रीच आउट कर रहे हैं, तो उनका भी आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नहीं, अपने बिहार में क्या है ना कि ज्यादातर लोगों के माइंड में ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वही जॉब है, बाकी कोई जॉब ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। नहीं तो ये मतलब ये रिस्पेक्टेबल चीज है, डिपेंडेंट चीज। बाप माँ चाह रहे हैं इसीलिए ऐसा। हाँ, वही हमारा जनरेशन जब आगे बढ़ेगा तो ये चीजें चेंज होगा। आज से 5-7 साल बाद ये चीजें चेंज होने वाला। सही है ना। होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। एक चीज और है, डिवॉल एड्स जो है आपका, उसको आप अगले 4 साल 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? हाँ, डिवॉल एड्स से जो मेरे कई सारे एक्सपेक्टेशन है, और इसके लिए मैं अभी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरे टीम मेहनत कर रही है, लगे हैं, और हम लोग काफी जगह तक अभी स्प्रेड भी हुए हैं, फैले भी हैं। तो मेरा यही प्लान है, इसको मतलब हमको पैसा मेरा मेन प्रायोरिटी नहीं, हमको फेम चाहिए, ये चलेगा कह सकते हैं। मीन्स डिवॉल एड को फेम चाहिए, इसको जाने। अगर हम इसको एस्टेब्लिश किए हैं तो लोग को फायदा मिलना चाहिए, इससे जन जन तक ये पहुंचे। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सारा चीज अभी है, आगे भी रहने वाला, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। रेवेन्यू भी तो एक इशू होगा, और चूंकि सर्विस को, प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो लगेगा, बट अभी सारी चीजें फ्री है। तो आने वाले टाइम में हम चाह रहे हैं इंडिया से बाहर भी, मतलब हर एक जगह, पहले तो इंडिया को टारगेट करेंगे, हर एक सिटी, हर एक जगह एक्सप्लोर कर पाए, हर एक जगह के वॉल इमेजेस जिनसे ऐप पे हो। तो ये सारी चीजें। अभी आपके पास टीम वगैरह कितना है? अभी आई थिंक हमारे पास 20 लोग के अबाउट में है, और अलग अलग स्टेज में वो लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे उसमें मोस्टली स्टूडेंट है, तो दिन में तो नहीं, ऐसा सप्ताह में 2-3 दिन कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे अब अगर कंटेंट क्रिएशन का काम आए, स्क्रिप्टिंग कोई और कर रहा है, उसको और अरेंज कोई और कर रहा है, आर्टिकल कोई और लिख रहा है, अलग अलग स्टेज में बातें, उसी से रिलेटेड AI वीडियो या फिर अदर कोई वीडियो बनाना वो कोई और कर रहा है। तो पूरा 1-1.5 सप्ताह लगता है। तो अलग अलग लोगों को हम बातें हुए हैं अलग अलग स्टेज में। रिसेंटली मैं आपका स्टेटस वगैरह देखा था, उसमें काफी आप फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह या फिर स्टूडेंट वगैरह से बात कर रहे हो, तो उसका क्या है? उसमें ऐसा है, ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं। मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी काफी कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ IIT के इवेंट सब में भी गए थे। तो वहाँ बहुत सारे PhD स्टूडेंट जो इंडिया से बाहर के, तो उन लोगों से कनेक्शन बनने के बाद अगर उनके ग्रुप में आप घुस रहे हैं, कोई उनका व्हाट्सएप ग्रुप ही बात करिए, या फिर उनका टीम में ही घुस रहे हैं, सही बात, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बदले में और भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे।
तो इसी तरह से मुझे इंटरनेशनल लोगों से बात करने का मौका मिला, कोलैबोरेशन का मौका मिला। तो आज मेरा कोई भी चीज़ अगर हम चाहें तो 7-8 कंट्री में तो आराम से फैला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है पूरा ऑल ओवर, बट 1-2 लोग तक तो पहुँचा ही सकते हैं उस कंट्री में। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन चूँकि है, तो मतलब वो लोग एज ए इंटर्न हमारे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और आइडिया भी उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं। काम करते हुए कभी आपको ऐसा लगा है कि हाँ, इससे मैं काफ़ी इमोशनली अटैच या फिर मुझ पे एक्ट हुआ इमोशनली, जब से अभी वॉलेट्स को बनाया उसके से अभी तक में? ये कदम-कदम पे हुआ। जैसे कि अभी हमारे प्रयागराज में एक वॉल पार्टनर है, ज्ञानेंद्र पांडे, है ना? मेरा दोस्त है एक्चुअल में, है ना? तो वो लड़का ना मतलब कि ईमानदारी से पूरा काम करता है, एकदम साइट पे गया, बिज़नेस से मिला, उसका पोस्टर लगाया और वो लड़का ना मतलब गाँव के बच्चे सबको भी ये पढ़ाता है, खुद भी पढ़ाई कर रहा है। तो जब हम देखते हैं ना वो मेरे लिए, मेरे कंपनी के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा है बिना हमसे कोई चार्ज किए हुए। वहीं दूसरी ओर और भी कई सारे इंटर्न है, इंटरनेशनल भी जो भी इंटर्न है, वो सब मतलब बिना कोई चार्ज किए हुए घंटों हमारे लिए मेहनत कर रहे, इतना कर रहे हैं। तो ये सबसे मुझे काफ़ी मतलब ये होता है, जो अगर कल हो गया अच्छी कंपनी को हम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी जगह पे नहीं ले जा पा रहे हैं, इवन हम अपने कंपनी के जो एक लॉन्च में अगर इन लोग को नहीं बुला पा रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में, तो बहुत मेरे लिए खराब रहेगा। तो ये मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहा है और इसके लिए मैं सैड रहता हूँ। कई-कई रात ऐसा होता है नींद नहीं आता है, उलझन में फँसे रहते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट था, उससे रिलेटेड कुछ डील चलने वाली थी, बट कुछ टर्म्स कंडीशन गवर्नमेंट के कुछ लॉ अचानक आ गए हैं, जिस वजह से हम लोग को पॉलिसी चेंज करना हुआ। मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी आने से हम लोग का जो भी था टर्म्स कंडीशन चेंज करना पड़ा, वो प्लास्टिक से रिलेटेड था, तो काफ़ी दिक्कत आया। तो ये सब चीज़ें पिक पॉइंट आता है, बट हम लोग उसको टैकल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा होप लगता है कभी लूज़ हो गया, बट फिर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। सही है। एक चीज़ और है, जब आपको ये बिज़नेस का आइडिया आया होगा उस टाइम पे जनरली आप 20 साल के अप्रॉक्स के रहे होंगे ना, तो 21-22 साल के एज में इस टाइप से बिज़नेस चलाना अपने आप में कैसा फ़ील होता है? एक्चुअल में मैं भी काफ़ी लोगों से मोटिवेटेड हूँ और उनका जब वीडियो ये सारे चीज़ उनका जब सक्सेस स्टोरी पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है जो हम शायद इनसे रिलेट कर पाएँगे, है ना? कम्पीट कर पाएँगे, ये भी हो सकता है। तो मैं उस डायरेक्शन में, और शुरू से ही मेरा दौर ही अलग रहा, है ना? ऐसा नहीं हम खूब पढ़ाई में मतलब ये मेहनत करते थे, 12th तक ठीक था, काफ़ी कुछ रहा, बट इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे मुझे स्कोप दिखने लगे, कई सारे अपॉर्चुनिटी मिले और कई सारे एरिया में मैंने एक्सप्लोर भी किया। तो मुझे काफ़ी सारा मतलब लगा जो इधर भी हम बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का भी ख्वाब कभी देखा मैंने और इस फील्ड में सोचा कुछ करते हैं, करते गए। वही बात है, बूंद-बूंद से तालाब, तो कुछ चीज़ें करें, फिर और कुछ करने का मौका मिला, बेहतर किए, कुछ लोगों का अच्छा बात बोले जो हाँ बेहतर करो, कुछ सजेस्ट किए उसको और बेहतर किए, तो अब एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं जो हाँ चलो भाई अब लोग सेटिस्फाई है हमसे, तो और भी अब नए लोग जो जानते हैं वो कुछ सजेस्ट किए तो उसको इम्प्रूव करें, तो इस तरह से हम अभी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मेरा चल रहा है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? ठीक ही है, कोई इशू नहीं है। मेरे भाई भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में है और वो अच्छा खासा कर रहा है। वो एक्चुअल में एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है, अच्छा यूट्यूब चैनल है उसका। और इसके अलावा मेरी बहन वो भी एक कंपनी में एमडी है और मेरे जीजाजी भी एक कंपनी में है, फाउंडर हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ इस सबसे रिलेटेड है, जो कि हाँ एफर्ट कर रहा है। जीजाजी भी काफ़ी दिन जॉब किए हैं बट 1-1.5 साल से अपने स्टार्टअप में आ गए, तो वहाँ से भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से है। और पिताजी का अपना मेडिसिन का के ही है, मेरे पिताजी हम वैटरनरी डॉक्टर हैं, तो इस तरह से चीज़ें चल रही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो रोशन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी कुछ आपने बताया। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मैं आपसे 2-3 साल बड़ा ही हूँ एज में, लेकिन जो मैच्योरिटी, जो चीज़ों को बताने का तरीका या फिर जो लोगों को समझाने का तरीका होता है, वो आपने काफ़ी अच्छा है। मैं स्पेशली बहुत कुछ सीखा हूँ और जो भी लोग देख रहे हैं हम लोग की ये वीडियो, वो भी इनफैक्ट बहुत कुछ सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फैज भाई। एक्चुअल में हम लोग हैं इंजीनियर, आप भी इंजीनियर, हम भी इंजीनियर, और खास करके सिविल मैकेनिकल, ये तो भाई 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 वाली बात है। कोई प्रॉब्लम मतलब क्या ही बताए, सिविल मैकेनिकल का तो एक अलग ही बात होता है, बाकी कोई ब्रांचबाजी नहीं, सब का एक अलग अलग वैल्यू होता है। सही बात। तो एज ए इंजीनियर हम लोग का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना।
अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो किस बात के इंजीनियर? सही बात। तो हम भी वही चीज करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम आप भी अपने इसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो मेरी रीचेबिलिटी अफेक्ट हो रही है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है, हम भी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है। तो इंजीनियरिंग का यही तो मायने है, यही तो हम लोग 3-4 साल में सीखते हैं कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने, है ना। कुछ लोग उलझ के रह जाते हैं, वो कोर्स ये सारे असाइनमेंट वो भी चीज है, करना है, सीखना है, बट प्रॉब्लम सॉल्वर ओवरऑल हम लोग को बनना होता है। तो इसी बात से हम मोटिवेटेड हैं, इसी चीज़ों को हम करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप आए और काफ़ी अच्छा मुझे लगा, आपकी पूरी टीम को जो इतना सारा जो भी सेटअप है, मतलब वाकई में काफ़ी मेहनत लगा, इतना दूर से आप आए, है ना। मैं पूरे काम अप टीम को दिल से धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।